अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव studied the some traditional theories of general equilibrium and welfare economics. Uh, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरी डिस्कस की थी रिलेटेड टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ मॉडल हमने डिस्कस किया था और उसके अलावा बेंथम मॉडल जो है वो भी हमने डिस्कस किया था। And we have also criticized the Bentham model. Today we are going to start the next theory, that is a cardinalist approach towards welfare economics. बेसिकली ये कार्डिनल थ्योरी अगर आप जानते हो, जिसमें ये माइक्रो की थ्योरी है, माइक्रो की अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच, जिसमें हम कहते हैं यूटिलिटी कैन बी measured in numbering। ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल था या और भी जो इनके मानने वाले हैं इस थ्योरी को, उनको उनकी ये अप्रोच थी कार्डनलिस्ट कार्डनलिस्ट क्राइटेरिया। बेसिकली कार्डिनल अप्रोच से बना है कार्डनलिस्ट। ये हम आज स्टडी करेंगे और मज़ीद इसके लिए हम जो है वो इसकी थ्योरी को एक्सटेंड भी करेंगे फर्दर। रिसेंट जो कंट्रीब्यूशन है इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स वहाँ तक। जो कार्डिनल थ्योरी है वो क्या कहती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, ये हम देखते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो कार्डिनल अप्रोच है टूवर्ड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह लें या टूवर्ड्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उनकी मेजर assumption यही है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबरिंग। और अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में कार्डिनल थ्योरी टूवर्ड्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी किया है, तो जो कार्डिनल अप्रोच थी वो एक्सप्लेन की जाती है थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इनकी मदद से जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है। और और उनकी एक मेजर assumption थी कि जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन होती है। तो उसी पे बेस करती है ये कार्डिनल अप्रोच। Several economists proposed the use of law of diminishing marginal utility as a criterion of welfare. For example, assume that the society consists of three individuals. A has an income of 1000 pound while B and C has an income of 500 pound each. हमारे पास तीन इंडिविजुअल हैं ए बी सी। ए की जो इनकम है वो 1000 पाउंड है, जबकि बी और सी की जो इनकम है वो है 500 पाउंड ऑफ ईच। कंज्यूमर ए कैन बाय डबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू बी एंड सी। उसकी इनकम भी डबल है तो वो डबल गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है। However, given the law of diminishing marginal utility, A's total utility is less than double the total utility of either B or C, because A's marginal utility of money is less than the that of B or C। देखिए जो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिराइव की गई है, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो ए की टोटल यूटिलिटी है दैट विल बी लेस देन डबल देन द टोटल यूटिलिटी ऑफ आइदर बी और सी। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज तो वो ज्यादा डबल परचेज कर रहा है, ए जो है वो बी और सी से गुड्स एंड सर्विसेज तो ज्यादा मतलब डबल परचेज कर रहा है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी वो अटेन कर रहा है ए, वो डबल नहीं है बी और सी के। द रीजन इज दैट बिकॉज एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन दैट ऑफ बी और सी। क्योंकि जितने ज्यादा पैसे होंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। तो ए के पास ज्यादा पैसे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन होगी और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाएगा,
और जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाएगा, ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल यूटिलिटी जो है वो भी डिक्लाइन होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, as we consume more and more units of the same commodity, the utility of the successive units goes on diminishing. तो जितने ज़्यादा हम कमोडिटीज़ के यूनिट्स अवेल करते जाएंगे, यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज तो वो ए पर्सन जो है वो डबल अवेल कर रहा है बी और सी की निस्बत, जबकि जो टोटल यूटिलिटी अटेन कर रहा है वो दैट इज लेस देन डबल ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Thus, to increase social welfare income should be redistributed among the three individuals. तो सोशल वेलफेयर इनकम जो है सोशल वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि इनकम जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो अमंग द थ्री इंडिविजुअल्स। इनफैक्ट कार्डिनल वेलफेयर थ्योरिस्ट would maintain that social welfare would be maximized if income was equally distributed to all members of the society. तो कार्डिनल वेलफेयर थ्योरिस्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सकता है, इट कैन बी मैक्सिमाइज इफ इनकम वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मोर इक्विटेबल कर दें तो जो सोशल वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है बाय कार्डिनल अप्रोच टुवर्ड्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स। There are some critical point on this theory. It assumes that all individuals have identical utility functions for money, so that with an equal income distribution, all would have the same marginal utility of money. देखें हमने तमाम इंडिविजुअल के लिए जो यूटिलिटी का फंक्शन सेट किया है वो सेम सेट किया है, चाहे वो यूटिलिटी ऑफ मनी हो, चाहे वो यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज हो। हमने तमाम इंडिविजुअल के लिए इस थ्योरी में तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो यूटिलिटी का लेवल सेट किया है वो सेम सेट किया है। बट इट इज़ पॉसिबल कि कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हो जो मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटी रखती हों, आपके लिए वो कम यूटिलिटी रखती हों, ऐसा पॉसिबल है। तो इस असम्पशन पे कि तमाम इंडिविजुअल के लिए जो यूटिलिटी का क्राइटेरिया है वो आइडेंटिकल रखा गया है, उस पर क्रिटिसाइज किया गया है। However, individuals differ in their attitude towards money. ठीक है, मनी की तरफ भी यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज। A rich person may have a utility for money function that lies for above the utility function of poorer individuals. ऐसा भी हो सकता है कि रिच के लिए जो है वो पैसे जो है वो मनी जो है वो ज्यादा यूटिलिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू पुअर वन। इन दिस केस a redistribution of income towards more equality may reduce the total welfare. तो इस केस में वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो सकती है, बिकॉज वेलफेयर जो है वो डिपेंड करती है यूटिलिटी पे, जो आप यूटिलिटी अटेन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रिच पर्सन जो है वो मनी के लिए ज्यादा यूटिलिटी रखता हो, उसे उस मनी से ज्यादा यूटिलिटी मिलती हो एज कम्पेयर टू पुअर वन। तो उस केस में अगर आप इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर उस केस में आप इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करते हैं, तो मे बी जो टोटल वेलफेयर है वो इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस हो जाए। दिस इज द मेजर क्रिटिक्स ऑन दिस थ्योरी। नेक्स्ट वन इज opponents of cardinal approach pointed out also that welfare effect of an equal distribution of income cannot be examined in isolation from the effects on resources allocation, which would follow the redistribution of income and the incentives for work of the various individuals. An equal income distribution may induce some people to work less, thus leading to a reduction in total GNP. जो कार्डिनल अप्रोच के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि मे बी जो टोटल वेलफेयर है वो डिक्लाइन हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिकॉज जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसको हम आइसोलेशन में तो एग्जामिन नहीं कर सकते।
मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो उनको अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो पुअर वन हो उनको भी इक्वल जब रिसोर्स मिले तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कम कर दें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एहसास प्रोग्राम के जरिए भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। बेसिकली अगर इनकी पीछे थ्योरी देखी जाए तो वो कहते हैं कि हम इनकम इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से हम जो है वो पुअर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये डेवलप कंट्रीज में एक्सपीरियंस भी हुआ है। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफर करते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के चक्कर में लोगों ने जो है ना उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो गया था पूरे क्लास का, वो जानबूझकर जॉब नहीं करते थे, जिसकी वजह से टोटल जीएनपी जो है वो डिक्लाइन हुई थी कंट्री की। इसलिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को खत्म कर दिया। सेम वे में आप एहसास प्रोग्राम पे भी ये एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं कि उसमें भी ऐसा ही है कि उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं हो रहा और मे भी कि वो अपना काम करना कम कर देते, उतना ही जितनी उनको सपोर्ट मिल जाती है 5,000 या 6,000 की सूरत में, उतना वो काम कम करना शुरू कर देते हैं। सो दैट लीडिंग टू रिडक्शन इन टोटल जीएनपी। Similarly, equal incomes in all employments may lead to an allocation of resources which produces a smaller total output. So these are the criticism. In both cases, income inequality results in Pareto inefficiency in the use of resources and a reduction in social welfare. तो दोनों केसेस में जो है इनकम इनइक्वालिटी जो है वो दैट रिजल्ट्स इन Pareto इनएफिशिएंसी। Pareto इनएफिशिएंसी के बारे में अगला पूरा क्वेश्चन डिटेल में है। वैसे हमने पहले भी Pareto ऑप्टिमल के बारे में मैंने डिफाइन किया हुआ है। आज उस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। Inefficiency in the use of resources and reduction in social welfare. So these are the critics point on the theory of cardinal approach towards social welfare or welfare economics. The next theory that we are going to discuss towards welfare economics is Pareto optimality. Wilfredo Pareto 1848 से 1923 तक रहा है, developed this model. According to Pareto optimality model, economic efficiency can be objectively measured by Pareto criterion. According to this criterion, any change that makes at least one individual better off and no one worse off is an improvement in social welfare. अगर किसी एक को, ऑब्वियसली ये 2x2 मॉडल है एज यू नो, ऑब्वियसली अगर एक इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो रहा है और दूसरा वर्स ऑफ नहीं हो रहा तो मजीद सोशल वेलफेयर की गुंजाइश मौजूद है। अभी हम Pareto ऑप्टिमल की डेफिनेशन की तरफ नहीं आए, उसी का एक बैकग्राउंड या उसी को डेफिनेशन को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए पॉइंट बताए जा रहे हैं। Pareto ऑप्टिमैलिटी के मुताबिक, क्राइटेरियन के मुताबिक, माइक तो ऑफ कर लिया करें आप, पता नहीं कैसे लोग हैं। अगर किसी एक को बेटर ऑफ हो रहा है और दूसरे को वर्स ऑफ नहीं हो रहा, इट मीन्स कि मजीद सोशल वेलफेयर इंक्रीज करने की गुंजाइश मौजूद है। कन्वर्सली, अ चेंज दैट मेक्स नो वन बेटर ऑफ एंड एट लीस्ट वन वर्स ऑफ इज अ डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। और अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा लेकिन किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है तो इट मीन्स कि फिर सोशल वेलफेयर की नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, डिक्लाइन हो रहा है। अब इसमें जो सेंट्रलाइज्ड कंडीशन रह गई है वो अब आएगी। Thus the Pareto optimality is the ideal condition where
where it is impossible to make someone better off without making someone worse off. Pareto optimality is the condition where it is impossible to make someone better off without making someone worse off. ये ऐसा ऑप्टिमल पॉइंट है जहां पे ये नामुमकिन है कि हम किसी एक की यूटिलिटी में इजाफा कर दें दूसरे की यूटिलिटी में कमी किए बगैर। ये ऑप्टिमल कंडीशन जो है वो परेटो ऑप्टिमल कहलाएगी। ये मैक्सिमम कंडीशन है सोशल वेलफेयर की, जहां पे किसी एक की वेलफेयर को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, जहां पे किसी एक की यूटिलिटी को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। अगर हम एक की यूटिलिटी को इंप्रूव करते हैं तो दूसरे की यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाए, इट मीन्स कि ये ऑप्टिमल कंडीशन है। दिस इज नेम्ड एज अ परेटो ऑप्टिमल। किसी को डेफिनेशन में कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। For the attainment of Pareto efficient situation in an economy, there are three marginal conditions that must be satisfied. Pareto efficiency situation prevail करने के लिए तीन तरह की marginal condition है जिनका satisfy होना जरूरी है। These are also named as the marginal conditions of Pareto optimality, Pareto efficiency. इन तीन मार्जिनल कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये परेटो एफिशिएंसी सिचुएशन की या परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन की ये तीन मार्जिनल कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग कमोडिटीज। एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग कमोडिटीज। सेकंड वन इज एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग द फर्म्स। फर्स्ट था कि कमोडिटीज के दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग फर्म्स। इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कमोडिटी, एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग कमोडिटीज। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ए और बी का, C1 जो है। So these are the three marginal conditions that must be satisfied for Pareto efficiency situation. The Pareto criterion cannot evaluate a change that makes some individuals better off and other worse off. Since most government policies involve changes that benefit some and harm others, it is obvious that the strict Pareto criterion is of limited applicability in real world situation. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल का है कि मतलब Pareto क्राइटेरियन को हम इवेल्युएट नहीं कर सकते चेंज दैट मेक सम वन बेटर ऑफ एंड अदर वर्स ऑफ। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है बहुत सारी, उसमें किसी एक को तो फायदा हो रहा है कि दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स के वो हम जो है वो परेटो क्राइटेरियन को वायलेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंडीशन के लिहाज से होता है। तीनों प्रॉपर्टीज को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। दैट आर द बेसिक्स ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। फर्स्ट वन इज एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स। ये बेसिकली फर्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स। वर्डिंग पे गौर कीजिएगा कि कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने अमंग कंज्यूमर्स, तो इसकी एफिशिएंसी हमने ऑब्वियसली एफिशिएंसी यहाँ पे हम ये कह लेंगे कि ऑप्टिमल कंडीशन। अप्लाइंग द परेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन टू द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज Y and X, we can say that a distribution of the given commodities X and Y between the two consumers is efficient if it is impossible by a redistribution of these goods to increase the utility of one individual without reducing the utility of the other individual. ये वही चीज है परेटो देखें,
परेटो ऑप्टिमैलिटी की वही डेफिनेशन है जो हमने इन तीनों डिफरेंट केसेस पे जो है वो साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी है। तीनों प्रॉपर्टीज पे हमने साइमल्टेनियसली अप्लाई करनी है। चीज वही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। ठीक है, वही चीज है। अब लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, प्रॉपर्टीज के लिहाज से हम इसको अब यहाँ पे देखें ले रहे हैं। वी कैन से दैट a distribution of the given commodities X and Y between the two consumers is efficient if, तब efficient होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स, ये तब efficient होगी जब इट इज इम्पॉसिबल बाय अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हैं ऑफ दीज गुड्स टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल विदाउट रिड्यूसिंग द यूटिलिटी ऑफ द अदर। ठीक है, कि अगर हम किसी एक की यूटिलिटी में इजाफा कर लें विदाउट रिड्यूसिंग द सेकंड वन, और अगर ऐसा नहीं होता सो यू आर द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल परेटो ऑप्टिमल, यू आर द कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमल। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक को हम बेटर ऑफ कर लें और दूसरा वर्स ऑफ, दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर, ठीक है, तो अगर ये इम्पॉसिबल है तो फिर यू आर द कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमल। Following figures is showing the Edgeworth box for the given commodities X and Y. अगर आपको याद हो तो हमने जब वेरी स्टार्ट में जब 2x2x2 मॉडल स्टडी किया था तो उसमें ये थ्योरी सी, हमने इसी थ्योरी को इन शॉर्ट में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम इस थ्योरी को इन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और स्लाइड्स, आई नो के इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लाइड्स। मैंने स्लाइड्स में बहुत ज़्यादा मटीरियल जो है वो डाला हुआ है। उसकी भी एक रीज़न है कि मतलब यहाँ पे मेरा एम जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं था कि एक मैं अच्छी प्रेजेंटेशन आपके सामने दूँ। मेरा मकसद साथ में ये भी है कि आप लोग को एक मटेरियल जो है वो बल्क ऑफ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। आप ये कह सकते हैं कि आपको अच्छे हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जा सकें। आपके सामने एजवर्थ बॉक्स डायग्राम मौजूद है फॉर एक्सचेंज, और फॉर एक्सचेंज आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि एजवर्थ डायग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स, एजवर्थ डायग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स कमोडिटी है, वाई पे वाई कमोडिटी है सेम वे में, और ये ओ ए है, ओरिजिन ऑफ कंज्यूमर ए, और अगर आप राइट साइड पे देखें अबव साइड पे तो ये ओरिजिन ऑफ बी कंज्यूमर है। ए और बी दो कंज्यूमर है, एक्स एंड वाई टू कमोडिटीज हैं। और आपके सामने ये जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप जानते होंगे। इंडिफरेंस कर्व शोज द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which give consumer same amount of satisfaction। मतलब ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये A1 इंडिफरेंस कर्व है, A1 कंज्यूमर A के लिए, इसके ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो उस पर यूटिलिटी का लेवल जो है वो सेम रहता है, यूटिलिटी का लेवल जो है वो सेम रहता है। हाँ, जो हायर है A2 है या A3 है A4 है तो वो A कंज्यूमर का यूटिलिटी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसी तरह जो ये बी साइड है, बी कॉर्नर है, बी कंज्यूमर का कॉर्नर है, ओरिजिन है, उसके जो कन्वेक्स टू ओरिजिन है वो बी कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व है, और तमाम इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट बना रहे हैं। मतलब ए इंडिविजुअल के जो इंडिफरेंस कर्व है वो बी इंडिविजुअल के इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट बना रहे हैं, और उसके अलावा भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। बट दिस जी पॉइंट इज इनएफिशिएंट पॉइंट, रीजन इज दैट कि अगर हम जी से मूव करते हैं ये ओ ए या बी की तरफ, तो किसी एक इंडिविजुअल के यूटिलिटी लेवल में इजाफा हो जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल के यूनिट्स में इजाफा होगा विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ,
सो इट मीन्स कि ये परेटो ऑप्टिमल कंडीशन नहीं है, ये परेटो ऑप्टिमैलिटी नहीं है, क्योंकि परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन तो ये है कि अगर एक बेटर ऑफ हो रहा है तो दूसरा जो है वो वर्स ऑफ हो रहा होगा, ठीक है। तो Z पॉइंट इज रिप्रेजेंट द इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज अमंग कंज्यूमर्स। जबकि ये जो कंट्रैक्ट कर्व है, कंट्रैक्ट कर्व कैसे बनाया गया है? कंट्रैक्ट कर्व जो है वो जहां पे कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के इन डिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट है, उन टेंजेंट पॉइंट्स को मिलाकर जो है वो कंट्रैक्ट कर्व बनाया गया है। और जो कंट्रैक्ट कर्व पे जो पॉइंट्स हैं ये सारे परेटो ऑप्टिमल कंडीशन को जाहिर कर रहे हैं, ऑप्टिमैलिटी को जाहिर करते हैं। क्योंकि अगर इनमें से किसी पॉइंट से ए से बी पे मूव करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो किसी एक कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी में इजाफा होगा और दूसरे के लिए जो है वो यूटिलिटी में कमी आएगी। सो परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन प्रिवेल करती है इस तमाम पूरे कर्व पे। ये जितने मैंने बातें बोली हैं इनको यहाँ पे मैं सर ये एक्सप्लेन करता हूँ जी। सर ये कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? ये कर्व में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये मैं सोच सकता हूँ, इसका मैं बाद में आंसर कर सकता हूँ। इफ यू हैव एनी आइडिया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नहीं मतलब मेरे सर माइंड में ये आइडिया आ रहा है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो फिर भी बेटर ऑफ वर्स ऑफ का केस तो नहीं बनेगा, मतलब वो उसके ऊपर भी चीज तो जहाँ सेम पे चीज तो टेंजेंट सेम होंगे रहेगी, सारे आईसी चीज तो सेम रहेगी, फर्क नहीं पड़ेगा। सेम रहेगी। हाँ चीज तो सेम है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है जी सर, पे ये होना चाहिए एग्जैक्टली जी। यही मैं क्वेश्चन है। हाँ मेरे पास कोई आंसर नहीं है फिलहाल है, तो इसको मैं देख लूंगा कि कैसे हम इसको, आप भी इसको देखिएगा, अगर आप अगर आपको कोई आइडिया मिले तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा। We have shown in previous chapter that only points on the Edgeworth contract curve satisfy the Pareto optimality condition. Any other distribution of the contract curve is inefficient. जैसे मैं explain कर चुका हूँ कि जैसे for example point Z is inefficient since a redistribution of the commodities from point Z such as to reach any point between A and B increase the increase the इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ बोथ कंज्यूमर्स। जब दोनों कंज्यूमर की यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स के परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन प्रिवेल नहीं करती, या किसी एक कंज्यूमर की यूटिलिटी को इंप्रूव कर रहा है विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, तो फिर भी परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो प्रिवेल नहीं करेगी। सो अ मूवमेंट टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ बी विदाउट रिड्यूसिंग द टोटल यूटिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये जो दी से मूवमेंट है। सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाइड बाय बी इंक्रीजेज द टोटल यूटिलिटी ए विदाउट रिड्यूसिंग द टोटल यूटिलिटी ऑफ बी। अगर ए पे चले जाते हैं हम जी पॉइंट से तब भी एक सिनेरियो बताया गया है, अगर बी पॉइंट पे चले जाते हैं तब भी सिनेरियो बताया गया है कि एक कंज्यूमर की यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ, या दूसरे कंज्यूमर की यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है विदाउट मेकिंग फर्स्ट वन वर्थ ऑफ, तो ये फिर परेटो ऑप्टिमल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। Thus all the points from A to B represents improvements in social welfare compared with the distribution at Z. By reversing the argument, it can be seen that a movement from a point on the contract curve to a point of it results in a decrease in social welfare. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर के अलावा मतलब Z पॉइंट की तरफ मूव करते हैं या किसी और तरफ मूव करते हैं, इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन के, तो यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि वहां पे ये परेटो ऑप्टिमल वाली कंडीशन जो है वो प्रिवेल नहीं करेगी। हाँ अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वहां पे ये सिचुएशन प्रिवेल करेगी, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन वर्स ऑफ समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ।
Thus the contract curve shows the locus of Pareto optimal or efficient distribution of goods between consumers. This curve is formed from the points of tangency of the two consumers indifference curves, that is points where the slopes of the indifference curve are equal. अगर आप देखें कि ये along with the contract curve जितने भी इंडिफरेंस कर्व हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टेंजेंट बना रहे हैं. इट मींस कि दोनों कंज्यूमर के जो इंडिफरेंस कर्व हैं उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल हैं. जो कंट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे प्रीटो ऑप्टिमैलिटी को जाहिर करते हैं. वो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिटवीन कंज्यूमर्स को जाहिर करते हैं. दोबारा बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी को जाहिर करते हैं. उन पे प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल होती है. वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिटवीन कंज्यूमर जो है वो होती है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है. और उन पॉइंट्स पे दोनों कंज्यूमर्स के जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो आपस में टेंजेंट बनाते हैं. इट मींस कि वहां पे उनकी स्लोप्स जो है वो आपस में इक्वल है. उनकी स्लोप्स जो है वो आपस में इक्वल है. सो यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स एट ईच पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो क्या होती है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. MRS is the slope of indifference curve. So MRS x for y for consumer A, that is equal to MRS for x for y for consumer B. Thus the marginal condition for Pareto optimal or efficient distribution of commodities among consumers requires that the MRS between two goods be equal for all consumers. So obviously contract curve पे जो है दोनों कंज्यूमर्स के जो MRS हैं वो आपस में इक्वल हैं. उनकी जो स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल हैं. सो दिस इज द कंडीशन. यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है. सर जो आप वो टर्म बोल रहे थे 2 for 2 वो थोड़ी सी बता दें. It was very simple. Two nations, दो कंज्यूमर हो गए, दो कमोडिटीज हो गई, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा, कैपिटल लेबर. सर ये जो ऑप्टिमैलिटी हम पढ़ रहे हैं ये उसी 2 for 2 के अंदर है. हाँ वो हमने पहले वाला जो है ना वो उसमें मैंने इन शॉर्ट पढ़ाया था. अब कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं. जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में था मॉडल था, डिटेल में डिस्कस नहीं किया था. ये देख रहा हूँ कि ये उनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस नहीं किया था. तो यहाँ पे इसको भी 2 मॉडल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. उनकी तीनों प्रॉपर्टीज को जो है ना उनकी जो कंडीशन है वो भी हम देख रहे हैं. क्लियर है पॉइंट? ठीक हो गया जी सर. वो तो ठीक है, लेकिन सोशल वेलफेयर को मतलब दो के हवाले से देखना रीजनेबल है. सोशल वेलफेयर को बेटे माइक्रो है ये, माइक्रो. सर वो कंज्यूमर तो हाँ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, जनरल इक्विलिब्रियम वेलफेयर इकोनॉमिक्स. तो वो उसी की बेस पे वो एक्सटेंड करते हैं ना. फिर हम माइक्रो के एक्सपेरिमेंट्स जो है ना उसी की बेस पर फिर मैक्रो के डिसीजन लिए जाते हैं, माइक्रो की बेस पे ही. और माइक्रो स्टडीज की वर्थ ज्यादा होती है मैक्रो स्टडी की निस्बत. माइक्रो स्टडी की वर्थ ज्यादा होती है मैक्रो स्टडी की निस्बत. सेकंड प्रॉपर्टी of Pareto optimality is efficiency of allocation of factors among firms or producers. अब इसमें हम क्या सेकंड प्रॉपर्टी एनालाइज करती है कि एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अमंग फर्म्स और प्रोड्यूसर. वी विल यूज द एनालॉगस मॉडल मेथड. मतलब हम जो है वो सेम मेथड यूज करेंगे टू डिराइव द मार्जिनल कंडीशन ऑफ Pareto optimality. जो हमने प्रीवियस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, डिराइव करने के लिए जो मेथड यूज किया था, सेम वही हम वे अडॉप्ट करेंगे टू डिराइव द मार्जिनल कंडीशन, सेकंड मार्जिनल कंडीशन ऑफ Pareto optimality. In this case, allocation of given resources, capital and labor, we use the Edgeworth box of production as shown in the below figure.
जो हमने पहले यूज किया था वो एजवर्थ बॉक्स ऑफ कंज्यूमर, अगर आप देखें कंज्यूमर प्रोडक्शन था, जिस तरह का था उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, एजवर्थ बॉक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, और ये है एजवर्थ बॉक्स फॉर प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेम वे में यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो इनको हम आइसो क्वांट बोलेंगे, आइसो क्वांट्स हैं, ये कैपिटल एक्स एक्सिस पे लेबर, सॉरी कैपिटल वाई एक्सिस पे लेबर एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह ये एक्स की प्रोडक्शन के लिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फिर वाई की प्रोडक्शन के लिए ओरिजिन ऑफ एक्स, ओरिजिन ऑफ वाई, फर्म 1 फर्म 2 के लिए। अब ये फर्म 1 के आइसो क्वांट्स हैं जिनका जो कन्वेक्स टू रीजन है लेफ्ट साइड ओरिजिन की तरफ, x1 x2 x3 x4, ये फर्म 1 के जो है वो आइसो क्वांट्स हैं। इसी तरह जो y1 y2 y3 y4 ये भी ये कन्वेक्स टू रीजन है इधर y की तरफ, ये फर्म 2 के आइसो क्वांट्स हैं। सेम वे में जैसे प्रीवियस, और ये आपस में टेंजेंट है और उन टेंजेंट पॉइंट्स को मिला के कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाया गया है, और ये इस पॉइंट पे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, एच पॉइंट जो है इनएफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से हम डी की तरफ या सी की तरफ आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से किसी एक को फायदा होगा और दूसरे की यूटिलिटी जो है वो सेम रहेगी, या पहले वाले को फायदा होगा दूसरे की यूटिलिटी सेम रहेगी, या दूसरे वाले को फायदा होगा पहले वाले की यूटिलिटी सेम रहेगी। तो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती। हाँ, अगर हम सी पॉइंट पे रह के डी पे जाते हैं या नीचे आते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर्व के साथ मूव करते हैं, तो फिर प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन जो है वो प्रिवेल करती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। मतलब अगर सी से डी पर जाते हैं तो उसमें जो है फर्म 1 जो है वो वर्स ऑफ हो रही है, और फर्म 2 जो है वो फर्म 1 जो है वो बेटर ऑफ हो रही है, और फर्म 2 जो है वो वर्स ऑफ हो रही है। सो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन जो है वो प्रिवेल करती है अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। आइसो क्वांट को डिफाइन भी किया गया है सर। जी सर यहाँ पे एक्स और वाई को दो कमोडिटीज लिया है हमने, दो प्रोड्यूसर लिया है? प्रोड्यूसर